और जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर में अभी नाउन पढ़ रहे थे, 2-3 दिन की गैप हुई कुछ तकनीकी वजहों से, तो अब उसी क्रम में आज हम लोग नाउन का कुछ सवाल देखेंगे, जिसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें से कुछ चुने हुए सवाल हैं, तो उनको हम लोग देखेंगे और उनको समझने के क्रम में हम लोग नाउन की विशेष बातें, उसके जो यूजेस हैं उनको हम लोग समझ लेंगे। नहीं, ऑनलाइन नहीं हो रहा भाई। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे जो बताया जा रहा है, केवल बोर्ड पे जो बातें कही जा रही हैं केवल उतना ही नहीं है, बोर्ड पे जो बातें लिखी हैं बस उतना ही नहीं है। हर क्वेश्चन को समझाने बताने के क्रम में जो मौखिक रूप से जो बातें बोली जाएंगी उनको भी आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को कराते समय कहीं कहीं पे ऐसा कुछ पॉइंट आ जाता है कि जब हमको 2-2, 3-3 एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, वो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, आपकी जानकारी के लिए भी और आपकी समझ को विकसित करने के लिए भी। तो इसको मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग ध्यान से सुनेंगे, है ना, और उसको जो जरूरी लगे उस चीज को आप लोग अपने नोटबुक में नोट करते रहेंगे, और या फिर इस वीडियो को आप फिर से चला के देख सकते हैं। अगर कहीं पे कोई आपको दुविधा लगे, कोई सवाल उठे, तो आप उसको फिर कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। लाइव क्लास लिखने की जरूरत नहीं थी, इंग्लिश ग्रामर नाउन। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, हमारे सामने पहला सवाल आ रहा है, वो है वी मस्ट डिनाउंस जस्टिस एंड ऑपरेशन। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो हम हिंदी में इसका मतलब समझें, फिर उसके बाद हम लोग जो है इसका गलती खोजेंगे। अब अंग्रेजी में एक शब्द होता है, वो हम देखते हैं कि आपने देखा होगा, एक वर्ड होता है अनाउंस। इसको ध्यान से सुनिएगा, जो मैं एडिशनल बता रहा हूं वो भी आपके बहुत काम में आएगा। वो ग्रामर के किस पोर्शन में है, वोकैबुलरी में है या कॉम्प्रिहेंशन में है, ये तो बाद में आप समझेंगे, लेकिन वो आपके काफी काम आने वाला है, ठीक ना। तो अब जो है एक वर्ड होता है अनाउंस। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, घोषणा करना। उसी से मिलता जुलता एक वर्ड है डिनाउंस। ये आपको अगर दिख रहा हो तो इसको हम जो है थोड़ा इसको बड़ा भी कर सकते हैं, अगर ना दिख रहा हो। ये आ गया यहाँ पे, मेरे ख्याल से अब आपको जरा सा बेहतर दिखलाई दे रहा होगा। वी मस्ट डिनाउंस जस्टिस एंड ऑपरेशन। तो वैसे अनाउंस का मतलब घोषणा करना होता है, तो डिनाउंस का मतलब कि बड़े साफ शब्द लहजे में तो निंदा करने का तमाम चीज होता है। एक वर्ड होता है क्रिटिसाइज, है, क्रिटिसाइज होता है, और भी ढेर से मिलते जुलते। तो क्रिटिसाइज का मतलब कुछ अलग हो गया। डिनाउंस का मतलब साफ खुले शब्दों में सार्वजनिक स्तर पे किसी चीज को खारिज कर देना। तो
तो ये चीज आपको यहाँ पे डिनाउंस का मतलब समझना चाहिए कि जो अनाउंस होता है कि घोषणा करना, तो वैसे ही डिनाउंस घोषणा करने का मतलब होता है कि सार्वजनिक रूप से किसी चीज को व्यक्त करना जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। वैसे ही डिनाउंस का मतलब होता है कि सार्वजनिक रूप से किसी चीज की निंदा करना और खुले मन से उसकी घोषणा करना। तो अब क्या बोलता है, वी मस्ट, मस्ट का मतलब कि जरूर, बहुत ही आवश्यक है उस चीज को। एक तो शुड होता है, एक होता है मस्ट। तो जहां पे शुड लगता है तो वो होता है चाहिए, और मस्ट का मतलब होता है चाहिए ही चाहिए, हर हालत में चाहिए। तो ये चीज अब बता रहा है, वी मस्ट डिनाउंस जस्टिस एंड ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब हो गया दमन एंड शोषण। ऑपरेशन, वो एक ऑपरेशन होता है, जैसे डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं, उसकी स्पेलिंग कुछ अलग होती है। उसकी स्पेलिंग होती है, उसमें सिंगल पी रहता है और शन जो है उसमें दोनों में शन लिखा हुआ है। हिंदी में अगर उच्चारण की बात करें तो शन जो है लिखा हुआ बोला जाता है। यहाँ पे शन जो है SSION से होता है, और यहाँ पे शन जो है TION से होता है, और इसमें डबल पी लगा रहता है और इसमें सिंगल पी रहता है। तो इसमें शोषण या दमन। तो अब इन शब्दों का पूरा मतलब आप समझ गए। वी मस्ट डिनाउंस जस्टिस एंड ऑपरेशन, कुल यहां तक सेंटेंस है। और नो एरर यदि होता है तो हमको नो एरर कर देना है, ठीक है। तो ये चीज कुल मिला के इस सेंटेंस में दिया हुआ है। अब सेंटेंस क्या कहता है कि हमको न्याय और दमन की सार्वजनिक रूप से निंदा अवश्य करनी चाहिए। तो यहाँ पे अब देखिए कि आप न्याय की निंदा नहीं कर सकते हैं, आप अन्याय की निंदा कर सकते हैं, दमन शोषण की निंदा कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो जस्टिस शब्द है, यहाँ पे जस्टिस शब्द की जगह पे वो जस्टिस शब्द की जगह पे इनजस्टिस होना चाहिए। इनजस्टिस मतलब होता है अन्याय, है। जैसे ऑपोजिट बनाते हैं ना किसी किसी शब्द को, तो ऑपोजिट बनाने के तमाम तरीके हो गए। जैसे कि आपने देखा होगा, डे का हो गया नाइट, हैप्पी का हो गया सैड। तो वैसे ही जस्टिस का हो गया इनजस्टिस। ऑपोजिट बनाने के भी अनेकानेक तरीके होते हैं। तो कहीं कहीं अन लगा के, शब्द के पहले अन लगा देते हैं तो वो ऑपोजिट हो जाता है, कहीं कहीं इन लगा देते हैं तो वो ऑपोजिट हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जस्टिस का आप निंदा नहीं कर सकते हैं, आप जो है अन्याय की निंदा कर सकते हैं। अन्याय की निंदा आप कर सकते हैं। तो हमको अन्याय और दमन शोषण की निंदा करनी ही चाहिए। इसका इस सेंटेंस को इस प्रकार से लिखेंगे तो ये सेंटेंस हमारा सही होगा। इसलिए इसका पार्ट बी इज करेक्ट आंसर। बेसिकली क्या कहता है इसमें कि फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन्स एन एरर। तो सही आंसर का मतलब ये नहीं है कि ये सही है, सही आंसर का मतलब ये है कि इसी पार्ट में एरर है, गलती है, त्रुटि है ना। तो ये चीज आपको पॉइंट आउट करना है कि किस पार्ट में त्रुटि है। तो यहाँ पे वी मस्ट डिनाउंस इनजस्टिस, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक ना। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पे। दूसरे शब्द का, दूसरे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? कैन यू इमेजिन? इमेजिन का मतलब कल्पना करना या सोच अपनी वहां पे लेके जाना, ठीक ना।
तो ये है, क्या तुम सोच सकते हो दैट शी मतलब किसी महिला के बारे में बात की जा रही है। शी हैज 35 पेयर ऑफ शूज। यहां पे एक एडिशनल बात हम आपको बतला दें कि जब आप शूज की बात करते हैं, शूज की बात करते हैं या सीजर्स की बात करते हैं या स्लीपर्स की बात करते हैं, स्लीपर वही जो हम लोग चप्पल पहनते हैं, स्लीपर्स की बात करते हैं, या ऐसे ऐसे कुछ और नाउन हैं, तो वो हमेशा प्लूरल में ही लिखे जाते हैं, प्लूरल में ही लिखे जाते हैं। जैसे कि सॉक्स, सॉक्स मतलब मोजे है। कभी आपने ये नहीं पढ़ा होगा, सॉक कहीं नहीं पढ़ा होगा। सीजर्स को सीजर नहीं पढ़ा होगा, सीजर्स ही हमेशा पढ़ेंगे। और यदि कहीं ये आता है तो वो गलत प्रयोग है, ठीक ना। तो जब शूज का हम प्रयोग करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज, टाइम उसके साथ हम पेयर का प्रयोग करते हैं। एक्चुअली जो जूतों का है वो ऐसे करते हैं, जूतों का जोड़ा, ये चीज कही जाती है। या जूते भी कह दिए जाते हैं कि मेरे जूते गंदे हैं या मेरे जूते गुम हो गए हैं, ऐसा भी शब्द प्रयोग में, ऐसा भी वाक्य प्रयोग में हम लोग अक्सर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज अब ध्यान दीजिए कि जब अंग्रेजी में यूज करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्रयोग करेंगे पेयर ऑफ शूज। तो अब यहां पे देखते हैं पेयर ऑफ शूज तो लिखा हुआ, लेकिन जूतों का जोड़ा जब हमने एक लिख दिया ना तो हमारे पास एक जोड़े की तस्वीर आ गई कि हाँ ये बाया पैर दाया पैर एक जूता है ना। लेकिन अभी क्या होगा कि हमारे पास जब 35 जूतों का जोड़ा है तो इसको क्या कहेंगे, जूतों के जोड़े। जोड़ा और जोड़े में फर्क हो गया, ये बहुवचन हो गया है और ये एक वचन हो गया, है ना। ये फर्क है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि लिखता है कि 35 पेयर ऑफ शूज है, तो यहाँ पे सिंपली हम जो है पेयर को पेयर्स के रूप में लिखेंगे। Here it should be written as can you imagine that she has 35 pairs of shoes। यहाँ पे पेयर्स भी लगेगा, यहाँ पेयर्स में भी एस रहेगा और शूज में भी एस रहेगा। ये चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो इस वजह से इसका जो एरर कहां पे हमको मिला, पार्ट सी में, therefore its answer will be C। correct? Anybody? Any query? Now we will move on to the question number 3। तीन नंबर क्वेश्चन दिखलाई दे रहा है। IFC has come here to do a master degree in social work। इसको 4 हिस्सों में बांटा है, आपको ये छांटना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो IFC has come here to do a master degree in social work, ये 3 हिस्से हैं। अब यहाँ पे देखने की बात यह है कि गड़बड़ी यहाँ है कि IFC has come में कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही है,
डिग्री इन सोशल वर्क में भी कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही है, तो काफी संभावना है कि या तो नो एरर हो या तो बी वाले हिस्से में एरर हो। अब हम नो एरर होगा तो नो एरर होगा, उसको सोचने की बात नहीं है। अब हम बी वाला हिस्सा देखते हैं, अगर इसमें गड़बड़ी होगा तो हम बी आंसर लगा देंगे, इसमें नहीं होगा, इसमें भी गड़बड़ी, तो इसमें हम बी को आंसर में लगा देंगे। ठीक है, तो अभी क्या देख रहा है कि यहाँ पे एक यूज होता है, जैसे कि कई चीजें बोलचाल में फिक्स होती है कि इसको इसी तरीके से हमको बोलना है। तो उसमें होता यह है कि जब भी हम कहते हैं कि कोई एमए या एमएससी या एमकॉम या एमटेक या कोई भी मास्टर डिग्री करता है, तो उसको हम क्या करते हैं, मास्टर डिग्री की जगह पे, ये हमारा एक पक्का यूज है, मास्टर डिग्री की जगह पे है, उसको मास्टर डिग्री नहीं बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मास्टर्स डिग्री। ठीक है, वो चीज हम, ये एक फिक्स्ड यूजेज है और स्टैंडर्ड यूजेज है इंग्लिश का कि मास्टर्स डिग्री बोलते हैं हमेशा। शी इज परसुइंग हर मास्टर्स डिग्री और शी हैज कम हियर टू डू अ मास्टर्स डिग्री इन सोशल वर्क एंड शी हैज कंप्लीटेड हर मास्टर्स डिग्री और अरुण हैज फिनिश्ड हर मास्टर्स डिग्री। तो जब भी मास्टर डिग्री की बात आएगी तो आप आंख मूंद के मास्टर डिग्री की जगह मास्टर्स डिग्री लगाएंगे और यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगेगा एस के पहले, मतलब वो जो इन्वर्टेड कामा, सिंगल इन्वर्टेड कामा ऊपर की तरफ रहता है, दैट विल बी यूज्ड हियर बिफोर एस। ये एक स्टैंडर्ड यूजेस है। Therefore, we have found that there is a slight error in the part B of the sentence, and hence our answer will be B. Is that clear? इस तरह से एक एक हम समझाएंगे आपको सवाल, और उस सवाल के समझाने में हम आपको कुछ नया बताते रहेंगे, जिससे कि आपके ज्ञान और समझ में वृद्धि होगी जाएगी। Is it clear? अच्छा, अब हम आते हैं चौथे पे। चौथे को पढ़िए। 3 lakhs of people attended the workshop held in the रामलीला ग्राउंड। मतलब बोलता है, इसका कुल मतलब यह है कि वर्कशॉप हो रही थी जिसमें कि 3 लाख लोग 3 लाख लोग उसमें उपस्थित हुए, है ना। तो यहाँ पे और कुछ तो गड़बड़ी नहीं लग रही है, बस जब हमने लाख के पहले अटेंडेड द वर्कशॉप, ये ठीक लग रहा है। हेल्ड इन द रामलीला ग्राउंड, ये भी ठीक लग रहा है, मुझको ठीक लग रहा है। अगर किसी को इसमें आपत्ति होगा तो वो अपनी आपत्ति बताएगा। बस ये लग रहा है हमको कि यहाँ पे 3 lakhs की जगह पे, अब देखिए वहां पेयर्स ऑफ टूज था, लेकिन यहाँ पे जब हमने 3 लगा दिया तो यहाँ पे एस की जरूरत नहीं है। 3 लाख होता है ना, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो ऐसे नहीं कहते हैं 1 लाख के बाद जब 2 लगे तो 2 lakhs कहते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। ये भी एक यूजेज है जो कि ग्रामेटिकली मे बी इट मे बी रॉन्ग, बट यूज वाइज इट इज फिक्स्ड। जैसे कि 2 लाख हो गया ना, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 25 लाख, इस तरह से ये हम प्रयोग करते हैं। तो जब लाख के पहले हमने संख्या लगा दिया तो लाख में हमको प्लूरल करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम नंबर ना लगाए रहते तो ये होता है कि लैक्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ
बिल्कुल इस तरह से कर सकते थे। अब इसको हिंदी से समझें कि 3 लाख लोग, हाँ हिंदी में भी ऐसे बोलते हैं, या लाख की का बहुवचन हो गया लाखों लोग। तो यहां पे आप देखें, जब 3 लिख रहे हैं हम तो 3 लाखों नहीं लिख रहे हैं, लेकिन जब कुछ नहीं लगा रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि लाखों लोग रामलीला ग्राउंड पे पहुंचे थे, है ना। लेकिन जब हम 3 लगा दिए, 3 लगा दिए, 4 लगा दिए, 14 लगा दिए, 25 लगा दिए, 48 लगा दिए, 50 लगा दिए, तो लाख में लाखों नहीं आएगा, वहां लाख ही लिखा रहेगा। लेकिन जब संख्या नहीं रहेगी तो लाखों करोड़ों लोग, हजारों लोग जुटे वहां पे। तो ऐसा ऐसा प्रयोग हिंदी में भी होता है, और जो हमारे लोगों की मातृभाषा है, और वो इंग्लिश में भी ऐसा होता है। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में काफी समानता आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। अब हम आते हैं 5वें सेंटेंस पे। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या बोलता है। माई सिस्टर इन लॉ हु लिव्स इन कोलकाता हैव कम टू स्टे विद अस। मेरी सिस्टर इन लॉ, जो कोई भी हो सिस्टर इन लॉ को तो अब अंग्रेजी में कुछ भी कह सकते हैं, ननद, भौजाई या कुछ भी, या चचेरी बहन या क्या जो कुछ भी होता हो। वो तो चचेरी वाला तो कजिन होता है। तो मेरी सिस्टर इन लॉ, अब सिस्टर इन लॉ से ही संबोधित करते हैं, जो कलकत्ता में रहती है, आई है हमारे साथ रहने। कम टू स्टे विद अस, स्टे मतलब रहना, विद अस मतलब हमारे साथ, है ना। आई है, हमारे साथ रहने आई है। तो ये चीज थोड़ा सा आप इसको देखें कि इसमें कहां पे गड़बड़ी हो सकती है। आवाज क्लियर है। यहाँ पे सिंपली आप देखें, बहुत बहुत कठिन नहीं है और बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। माई सिस्टर इन लॉ, यहाँ पे एक वचन का प्रयोग हो रहा है, तो एक वचन के साथ अंग्रेजी में हैज लगाया जाता है इंस्टेड ऑफ हैव। दिस इज रॉन्ग हियर एंड दिस इज करेक्ट एट दिस प्लेस इन दिस सेंटेंस, है ना। सिंपली the have has to be replaced with has। have को ताकि हमको यहाँ पे has लगाना है, तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि जो प्रयोग है have का, उस वाले हिस्से में गड़बड़ी है, एरर है, त्रुटि है, कमी है, खामी है। तो इसको यहाँ पे हम आंसर को लगाएंगे सी। दैट्स is your correct answer and that will be your, that should be your answer। ये आपका जवाब होना चाहिए, ठीक ना। अब क्या करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका मतलब समझिए। These kind of clothes, इस तरह के कपड़े, आर रेदर एक्सपेंसिव। रेदर का प्रयोग यहाँ पे किया गया है
ये ध्यान दीजिएगा कि रेदर का प्रयोग है किसी चीज को विशेष रूप से हाईलाइट करने के लिए बोला जाता है। आर एक्सपेंसिव भी बोल सकते थे, या बहुत के भी प्रयोग में होता है। कई बार रेदर शब्द का हम जो हमारे हिंदी भाषी और शुरुआती स्तर के जो बच्चे लोग हैं वो रेदर में देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेदर क्या है, उसको राठर पढ़ते हैं, रेठर पढ़ते हैं। लेकिन इसका जो ये जो शब्द दिया हुआ है रेदर, तो इसको हम उच्चारण के हिसाब से मैंने बोल भी दिया, लिख भी दिया, इसको पढ़ते हैं रेदर। इसका बहुत होता है, किसी चीज को बहुत ही स्पष्ट रूप से उसको जाहिर करने के लिए भी उसका यूज किया जाता है। कहीं कहीं बल्कि शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश वाला बल्कि नहीं, अपितु हिंदी वाला बल्कि, जिसको हम अपितु भी कहते हैं। तो इन स्थानों पे हम रेदर का प्रयोग करते हैं। मैं गलती नहीं बता रहा हूं इसमें कि त्रुटि कहाँ है। मैं इसमें एक चीज हुआ तो इससे हटके इससे इतर चीज आपको बता रहा हूं। सामान्य तौर पे एक सामान्य छात्र जो कि अंग्रेजी भाषा का बहुत ही बढ़िया जानकारी नहीं रखता है, तो उसको बहुत सी चीजें जानकारी नहीं होती हैं। हो सकता है किसी एक को जानकारी हो, लेकिन ये सामान्य सबको जानकारी के लिए हमने रेदर शब्द को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जो कि यहाँ पे नहीं करना चाहिए था। लेकिन आपको मैंने बताया कि हर सेंटेंस को जब मैं बताऊंगा तो उससे संबंधित 1, 2, 3 जितना भी संभव होगा, जितना भी मेरे ज्ञान में होगा, उसको मैं एक्स्ट्रा भी आपको बताता जाऊंगा। तो उसको आप नोट करेंगे या इस वीडियो को दोबारा देखेंगे। तो यहाँ पे इसी क्रम में मैंने रेदर को बताया। अब हमारा जो मूल काम है कि इसकी गलती निकालना कि त्रुटि कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इस तरह के कपड़े, these kind of clothes, these kind की जगह पे यहाँ पे यूज होगा kinds। अब kind का मतलब दो हो गया। जैसे कि अगर विशेषण या नाउन की तरह से यूज होता है तो काइंड मतलब क्या हो गया, दयालु। काइंड का एक मतलब दयालु भी होता है। लेकिन यहाँ एडजेक्टिव की तरह से यूज हो रहा है, तो यहाँ पे काइंड का मतलब हो गया तरह, या हिंदी में बोलते हैं ना हम लोग, हिंदी उर्दू में, इस तरह की बात मत करो, डोंट टॉक सच काइंड ऑफ रबिश, इस तरह की बकवास बातें मत करो, सच काइंड, इस तरह, इस प्रकार। तो यहाँ पे ये प्रकार ये हुआ है, प्रकार के अर्थ में यूज हुआ है। और काइंड का मतलब जो दयालु होता है, तो वो यहाँ पे दूर दूर तक उसका कोई नाता नहीं है ना। तो यहाँ पे जो काइंड जब प्रयोग करेंगे तो दीज काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स, क्योंकि अब जैसे क्लोथ है, आपका क्लोथ शब्द है, इसको ध्यान से सुनिएगा, एडिशनल चीज बता रहा हूं। सॉरी, क्लॉथ है, क्लॉथ मतलब क्या होता है, कपड़ा। लेकिन यहां पे क्या यूज हुआ है, क्लोथ्स। इसका मतलब कपड़े नहीं हो गया है। क्लॉथ एंड क्लोथ में अंतर होता है। इस चीज को आप समझिए। यहाँ पे नाउन हम बता रहे थे, लेकिन उससे अलग बता रहे हैं। क्लॉथ मतलब सिंपली एक कपड़े का थान होता है जो कि अनप्रिपेयर्ड होता है, कच्चा माल होता है। क्लोथ मतलब हो गया तैयार कपड़े। एक जो शर्ट है वो भी क्लॉथ की कैटेगरी में आएगा। इसको क्लॉथ नहीं कहेंगे, ये क्लॉथ में आएगा, तैयार कपड़ा, पैंट शर्ट
या कुर्ता पजामा या कुछ भी, और महिलाओं के भी अनेकानेक वस्त्र होते हैं। तो क्लॉथ मतलब हो गया केवल कपड़ा जो कि किसी काम में नहीं है, थान का कपड़ा जिसको आप कह सकते हैं। और क्लोथ में मतलब हो गया कि तैयार कपड़ा, जिसको गारमेंट भी कहते हैं, क्लोथ्स भी कहते हैं। आप कहीं भी जाएंगे दुकान में, आप आगे से आप ध्यान दीजिएगा, जब बाजार में घूमिएगा अमीनाबाद में या किसी भी बाजार में अपने शहर के, तो दुकान के सामने जो है बोर्ड लगे होंगे, तो दोनों बोर्ड की स्पेलिंग आपको अलग दिखलाई देगी। कहीं तो दिखलाई देगा कि पालीवाल क्लॉथ हाउस है, पालीवाल क्लॉथ हाउस, तो उसके यहाँ थान के कपड़े मिलते होंगे। और कहीं लिखा होगा कि सुरेंद्र क्लोथ्स एंड गारमेंट्स, तो उसके यहाँ तैयार कपड़े मिलते होंगे। ये आपकी जानकारी में मैंने इजाफा कर दिया। इसको आपसे निवेदन है कि याद रखेंगे, नोट कर लेंगे या वीडियो को दोबारा देखेंगे। तो यहाँ पे क्लोथ जो है वो प्लूरल में नहीं यूज हुआ है, वो पहनने वाले कपड़े के अर्थ में इस्तेमाल हुआ है। जो तैयार कपड़े होते हैं, एकदम रेडी टू वियर होते हैं, उसको कहते हैं। तो इस चीज को आपसे मेरा निवेदन है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पूरे सेंटेंस से ये समझ में आ रहा है कि इस तरह के कपड़े, तो यहाँ पे जब कपड़े आ जाएगा तो काइंड की जगह पे काइंड्स का प्रयोग होगा, है ना। ठीक है, कुछ जानकारी हुई। तो ये कपड़े मेरे लिए बहुत कीमती हैं, बहुत ज्यादा महंगे हैं। कीमती नहीं, कीमती शब्द का तो अलग मतलब हो गया। इस तरह के कपड़े मेरे लिए बहुत महंगे हैं, मेरे द्वारा खरीदे जाने के लिए बहुत महंगे हैं। मतलब ये इस तरह के कपड़े बहुत महंगे हैं, मेरे लिए मैं नहीं खरीद सकता। फॉर मी टू बाई। तो यहाँ पे आपको ए पार्ट में आपको एक त्रुटि पकड़ाई है, जहां पे काइंड की जगह पे आपको एस लगाना चाहिए था। तो 6 का आंसर हो गया ए, ठीक ना। अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। कुछ चीजें होती हैं जो कि लिखी सिंगुलर में जाती हैं, सिंगुलर जैसे हमेशा सिंगुलर ही लिखी जाएंगी। कुछ चीजें अभी मैंने आपको बताया कि शूज है, सीजर्स है, स्लीपर्स है, सॉक्स है, वो प्लूरल में लिखी जाएंगी। प्लूरल मतलब उसके लास्ट में एस रहेगा। कुछ चीजें होती हैं वो कितना भी हो वो अनकाउंटेबल होता है, उसको आप जो है सिंगुलर में ही लिखेंगे। अब जैसे हो गया क्या, मिल्क, वाटर, ऑयल, ओह गलती हो गया, चलो ठीक है। मिल्क, वाटर, ऑयल, शुगर है, और राइस, ये चीजें हैं जो काउंट नहीं कर सकते हैं, उनको तौला जा सकता है या नापा जा सकता है। मतलब जो नापने का मतलब ये हो गया कि लीटर वगैरह में नापने का जो बर्तन रहा उसमें हम नाप सकते हैं, और तौलने का मतलब तराजू वगैरह में तौल सकते हैं। ये हमेशा सिंगुलर लिखे जाएंगे। होप कि आपको बोर्ड दिखलाई दे रहा होगा। यहां पे देखता है 7वें नंबर में बोलता है, इन स्पाइट ऑफ डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग, इन स्पाइट ऑफ बावजूद की
डॉक्टर की स्टर्न मतलब हो गया कड़ी चेतावनी। स्टर्न मतलब हो गया, स्टर्न मतलब हो गया कड़ी चेतावनी। मतलब इसको हम हार्ड वार्निंग नहीं कर सकते हैं, चाहे टफ वार्निंग नहीं कह सकते हैं, चाहे सॉलिड वार्निंग नहीं कह सकते हैं। कड़ी चेतावनी हिंदी में कर दिया तो बहुत लोग कहेंगे कि नहीं साहब ये तो हार्ड वार्निंग हो गया। कड़ी मतलब कड़ी का है हार्ड, और चेतावनी का वार्निंग। ऐसा नहीं होता। वार्निंग के पहले जब हम यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये एडवर्ब जो है उसका वार्निंग के पहले स्टर्न हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे डॉक्टर की कड़ी चेतावनी के बाद लतिका कंटिन्यूड टेकिंग सुगर्स इन हर मिल्क। यहाँ पे सुगर्स नहीं होगा, ये तो पहली नजर में पकड़ा जा रहा है। शुगर नहीं होगा, सुगर्स नहीं होगा, शुगर होगा। इन हर मिल्क्स हो जाता तो भी गड़बड़ हो जाता है। या ऑयल्स, अब जैसे वाटर को वाटर्स कर दिया, अगर वाटर को वाटर्स कर देंगे तब तो मीनिंग बदल जाएगा। हम लोग तो पिछले सेशन में हम लोग पढ़े थे कि वाटर को वाटर्स कर दो तो वो समुद्र हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये ध्यान देंगे कि एस लगा होना भी कहीं कहीं पे फॉल्ट होता है, एरर होता है, त्रुटि होता है। तो कृपया एस को ऐसे ही इधर उधर चिपकाने से बढ़िया है तो उसका मतलब धीरे धीरे समझ लिया जाए। और जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, गहराई में जाते जाएंगे और चीजों को समझने की कोशिश करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। एक दिन में नहीं आएगा। ये पढ़ाई लिखाई बहुत साधना की चीज है। वर्षों की तपस्या के बाद कुछ पढ़ने का आता है, समझ में आता है। उसके भी दो स्तर होते हैं। एक तो आप अपना खुद पढ़ लें, खुद परीक्षा निकाल लें। उसके बाद भी जब आप साधना करते हैं, मतलब पढ़ाई करते हैं, तो आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि आप दूसरों को बता सकें, अच्छी तरह से उनको समझा सकें, बारीकियां उनको डेमोन्स्ट्रेट कर सकें, उसके बारे में जो है चित्रण कर सकें उदाहरण के साथ। तो ये चीज हो गया। आज हमने केवल 7 क्वेश्चन किए। तो यहाँ पे आप ये देखिए, सुगर इन हर मिल्क, तो ये सी पार्ट में आया, आंसर होगा सी। इस प्रकार से आज हम लोग 7 क्वेश्चन किए और कल हम लोग इसी तरह से एक एक क्वेश्चन को करेंगे और हर क्वेश्चन में मैं कुछ ना कुछ आप लोगों को बताता जाऊंगा, जिससे कि आपको ज्ञान में वृद्धि होगी। और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि यहाँ पे जितनी देर तक बोला जाए उतनी देर तक आप ध्यान करके सुने। यहाँ कोई बहुत ज्यादा मनोरंजन के लिए यहाँ कोचिंग नहीं हो रही है। यहाँ शुद्ध ज्ञान का आपको आदान प्रदान किया जा रहा है, ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। तो उस चीज को आप जब तक समझेंगे, सुनेंगे, तभी आपको फायदा होगा। केवल ये देख के कि भाई ये कोचिंग में तो बहुत मजा नहीं आ रहा है, तो ये आपके मजे के लिए कोचिंग नहीं हो रही है, आपके ज्ञान के लिए हो रहा है। आपको मजा लेना हो, आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी कोचिंग में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको शुद्ध रूप से ज्ञान दिया जाएगा। और यहाँ जितने भी टीचर हैं, हिस्ट्री से लेके ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या और भी अन्य सब विषयों के, वो अपने अपने क्षेत्रों के बहुत ही अनुभवी विद्वान हैं। यहाँ कोई मजा देने के लिए नहीं आया है। ढेर सारी कोचिंग संस्थानों में मजा दिया जाता है, यहाँ पे केवल ज्ञान दिया जाता है। इसी के साथ ही आज का क्लास समाप्त हुआ। धन्यवाद।